नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह द्वारा लिखित एक ललित निबंध है जिसका शीर्षक है गपशप। आज मैं इसी ललित निबंध गपशप का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। किसी परिचित ने इस पाठ को समझाने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आशा है आप सभी को उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए, गपशप जैसे शीर्षक है, शीर्षक से ही यह पता चलता है कि व्यर्थ की बातें, यानी हम गपशप करते हैं। चार मित्र जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पे हम गपशप करते हैं, हंसी मजाक की बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इनकी टांग खींचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर इस तरह जब चार आदमी जहाँ मिलते हैं व्यर्थ की बातें होती हैं। तो लेखक इसी तरह की जो व्यर्थ की बातें हैं उसे एक तो जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो लगता है कि अरे कहाँ मैंने ऐसे व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवा दिया। लेकिन लेखक इस तरह की गपशप से ही व्यक्ति को पहचानने का एक जरिया होता है, ऐसा लेखक का कहना है। क्योंकि हर आदमी अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर घूमता है। हम अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाते रहते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्मन को या अंदर हम किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और बाहर किस प्रकार हम दिखते हैं, तो अंदर की बातों को, व्यक्ति के मन को यदि समझना है तो इस प्रकार की बेकार की बातों से ही हम किसी व्यक्ति को पता लगा सकते हैं। तो पूरे निबंध में उन्होंने इसको एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, निबंध इस प्रकार शुरू होती है। डायरी तो मैं लिखता नहीं और न हिसाब किताब रखने की आदत ही है, लेकिन आज सोते समय जब पूरे दिन की उपलब्धियों पर विचार करने लगा तो शून्य भी हाथ ना आया, वह भी ऊपर ही रहा। लेखक कहते हैं कि कोई डायरी वायरी लिखने की मेरी कोई आदत नहीं है, ना कि मैं कोई हिसाब किताब भी रखता हूँ। लेकिन आज जब सोने के लिए मैं जा रहा था और सोने से पहले मैंने सोचा कि आज मैंने क्या किया, कैसे मैंने अपना समय बिताया, तो शून्य भी हाथ नहीं लगा। लेकिन मतलब लगा कि आज तो मैंने ऐसे ही मेरा समय तो व्यर्थ चला गया, मैंने तो कोई सदुपयोग, उसका समय का सदुपयोग किया ही नहीं, ऐसे ही मेरा समय व्यर्थ चला गया। सारा दिन बेकार गया, कुछ तो इधर उधर घूमने में और कुछ इधर उधर की गपशप में। तो ऐसे ही कुछ दिन भर मैं इधर उधर घूमता रहा, बेकार घूमता रहा, जिसमें कोई फायदा भी नहीं था, कोई काम का नहीं था। और कुछ देर तक मैं दोस्तों के बीच बैठकर गपशप करता रहा। बस ऐसे ही मेरा समय बीत गया। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा लेखक सोचते हैं। तो फिर वो सोचते हैं क्या लाभ हुआ इन व्यर्थ की बातों से? अरे इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत थी इतना समय मुझे दोस्तों के बीच ऐसे गपशप करते हुए समय बिताने की। गोष्ठी के साथ ही खूब है। गोष्ठी यानी जहाँ पे चार लोग बैठते हैं और कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, जहाँ पे कोई भी एक विषय को लेकर विचार विमर्श किया जाता है, उसको गोष्ठी कहा जाता है। तो वो लेखक कहते हैं गोष्ठी के साथी भी खूब है, न कोई निश्चित विषय और न किसी बात पर अच्छी तरह जम के विचार। मतलब ऐसे लोग मिल गए थे कि कोई निश्चित विषय पर भी कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा विचार विमर्श नहीं हुआ, बस ऐसे ही टाइम पास की इधर उधर की बातें होती रही। फिर वो किस प्रकार के, जो चार लोग हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं, उसका विश्लेषण यहाँ पे वो आगे करते हैं। देखिए, एक है वाह, उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन वाह वाह इस तरह उन्होंने नाम, व्यक्तियों का नाम इस प्रकार के, मतलब फलाना आदमी इस दुनिया में उपलब्ध हैं, होते हैं, इस तरह सूचित करने के लिए उन्होंने लिखा है। एक है वाह, वो क्या करता है? देखिए, जो एक प्रकार का इंसान क्या करता है, गप्पे हाँकने में आला, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि गप लड़ाने में या गप करने में बहुत उस्ताद, सभी बातें इस तरह कहता है जैसे वह उन सबका नायक हो। प्रेम की कहानियां, रोमांस की घटनाएं, शिकार के दृश्य, सब कुछ, कोई भी विषय हो तो वो इस तरह बयान करता है जैसे कि वह उसमें महारथी हो। शिकार खेलने में भी वह महारथी है, खेलने में भी वह उस्ताद है, रोमांस की घटनाएं इस तरह सुनाता है कि वही उसमें उस्ताद है। तो इस प्रकार का एक जाति के लोग, इस प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी ही वाहवाही करते रहते हैं।
कहने से तो ऐसा मालूम होता है जैसे संसार की सारी लड़कियां उसी पर मरती हैं। वाहियात 10% सच्चाई पर 90% झूठ का मुनाफा रखकर बातें करते हैं। मतलब ये वाह वाला ऐसा व्यक्ति होते हैं जो 10% सच्चाई होती है उनकी बातों में और 90% झूठ का सहारा लेकर बस थोड़ा सा जो छोटा सा जो विषय होता है उसको वर्णन करते 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 न जाने कहाँ घूमते फिरते ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वही उस चीज में उस्ताद हो और सामने वाला उसको मान भी जाता है। इतना मतलब सुंदर वर्णन वो करते हैं। दूसरा है पा। अब दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं देखिए, गोया दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे वह ना जानता हो। कुछ लोग होते हैं ना हमारे बीच में जो कहते हैं अरे मैं उनको जानता हूँ, अरे मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे गांव के हैं। इस तरह लोग जो अपना डींग पीटते हैं तो ये उस तरह के लोग होते हैं जो अक्सर ऐसे कहते हैं कि मैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा परिचय है, पुलिस अधिकारियों से मेरा परिचय है, वो मेरा संबंधी है, ये मेरे नेता, इस नेता को मैं जानता हूँ, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। इस तरह की जो बातें कुछ लोग करते हैं, हालांकि वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन बातें इस तरह की किया जाता है। गरज की वह साधारण लोगों पर यदि कभी कृपा करने आता है तो केवल हम ही लोगों पर। तीसरे साहब जो है वो माँ है। कैसे होते हैं देखिए, जब मिलिए वही अध्यापन की जीवन की बातें रटेंगे। अरे मैंने आज उसको ऐसा बोल दिया, अरे मैंने आज ये कहानी मैंने ऐसा पढ़ा दिया, मतलब मेरे जैसे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस तरह लगता है कि सारा जो दुनिया है वो उनके लिए पाठशाला है और दुनिया में जितने लोग उपस्थित हैं सब उनके लिए विद्यार्थी हैं जो सबको अपनी सीख नसीहत देने की कोशिश करते हैं। तो इस एक पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करता है। दूसरा किस्म का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो कहता है कि मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। और एक तीसरे किस्म का व्यक्ति होता है जो पूरी दुनिया को अपने काबू में अपनी बातों को सुनने के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति होता है। क्यों किसी का समय मैं लूँ? अब लेखक कहते हैं कि ऐसे बेकार बातों का कोई फायदा नहीं है, फिर इन सब का बेकार में दिमाग में लेने का कोई मतलब नहीं है। तो घर जब लौटा तो मन इतना भारी था कि कभी किसी ऐसी गोष्ठी में भाग ना लेने की प्रतिज्ञा की। लेकिन इस समय जब ठंडे दिल से सोच रहा हूँ तो लगता है कि सब तो बिल्कुल बेकार ही नहीं था। बेकार बातों ही से तो किसी का चरित्र खुलता है। मतलब जब मैं घर लौटा तो मैं बहुत भारी दिमाग से था, मुझे लग रहा था कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन अभी मैं शांति से सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ऐसा तो कोई समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि बेकार की बातों से ही किसी को हम जान पहचान सकते हैं। बेकार बातों से ही तो किसी का चरित्र खुलता है। यदि किसी के चरित्र के बारे में हमें पता लगाना है तो उसकी बेकार की बातों को हमको सुनना चाहिए। इतने लोगों के बारे में मैंने जो राय बनाई, मतलब यहाँ ऊपर पा वा मा जो राय बनाई वो तो इस तरह के चरित्र या इस तरह की बेकार की बातें सुनकर ही तो मैंने बनाई है। तो क्या किसी के बारे में जानने के लिए संतुलित विचार से काम नहीं बनेगा? संतुलित विचार देखिए, जब हम सोच समझकर बात करते हैं तो बहुत दिमाग में हम पहले से तय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में, इस विषय के बारे में मुझे इस तरह बोलना है। यानी हम एक संतुलित शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारे अंदर क्या बात छिपी है वो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब बेकार बातें करते हैं, जब ऐसे दोस्तों के बीच बैठे होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे में हमारे जो बनावटीपन है या जो सच्चाई है उससे हमारा दर्शन हो सकता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से उसका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है। आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की ही बातों में खुलता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से उसका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है। भाषण से उसकी बुद्धि और वक्तृता शक्ति का पता चलता है। यदि कोई आदमी भाषण देता है तो पता चलता है कि वो उसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, वो कितनी शक्ति उसके अंदर है, बोलने की क्षमता उसके अंदर कितनी है, इस बात का हमें पता चलता है।
असली आदमी कहीं भीतर ढका रहता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, अंदर आदमी कैसा है वो कहीं छिपा रहता है। हृदय का धड़कता हुआ पंछी किसी भीतर पिंजरे में होता है। काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। यदि हम कहीं कोई काम की बात करते हैं तो काम के बारे में पता चलता है, लेकिन आदमी का पता हमें नहीं चलता है। तो आदमी का पता कब चलता है, उसकी बेकाम बातों से। आदमी की असली और छिपी मनोवृत्तियां तो तभी खुलती हैं। बात तो बात, निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते। वैयाकरण केवल सार्थक शब्दों के बच्चे खिलाते रहें, लेकिन क्या आदमी निरर्थक शब्दों का प्रयोग छोड़ सकता है? सुनते हैं शब्द और अर्थ विवाहित ही पैदा हुए हैं और आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत लेते हैं। यानी शब्द और अर्थ, शब्द जो है हम जब सोच समझकर बात करते हैं, भाषण झाड़ते हैं, तो ऐसे में हम शब्दों का भी बड़ा सोच समझकर हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे ही बात करते हैं तो हम कोई भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो लेखक लिखते हैं कि शब्द और अर्थ ऐसे विवाहित जोड़े हैं जो दो होकर भी एक होने का व्रत लेते हैं, परंतु उनमें भी कुछ तलाक देने वाले होते ही हैं और उनका असली भेद उसी दिन खुलता है जब दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाते हैं। सार्थक शब्द तो सामाजिक परंपरा के 90 तुले ढांचे हैं। तो जो व्यक्ति सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है वो तो समाज की जो रूढ़ी है, समाज के अंतर्गत जब हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं या समाज में एक दूसरे अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हम बड़े सोच समझकर नपे तुले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्दों से ही उसकी मौलिकता और वास्तविकता का पता लगता है। क्या कभी आपने अतीव विस्मृतावस्था में आत्मविभोर दो प्रेमियों की बातें सुनी हैं? मतलब ऐसे दो प्रेमी जो अपने आप को भूल चुके हैं, इस दुनिया को भूल चुके हैं, वो अपने ही धुन में खोए हुए हैं। सुनी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि है कि बात तो आप शायद तटस्थ भाव से ना परख पाएं, हो सकता है छिपाएं भी। क्या उस भावावेश में कोई वाक्य या शब्द ठीक ठिकाने से सार्थक निकलता है? यानी जब दो प्रेमी बैठकर बात करते हैं तो वहां पे बातें कम, इशारे और मन के जो भाव हैं वो ज़्यादा अभिव्यक्त होते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि हर बार हम शब्द से ही अपने मन के भावों को व्यक्त करते रहें। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पे दो प्रेमी बैठे हुए हैं वहाँ पे शब्द कम और भाव ज़्यादा होते हैं। उस समय हृदय बोलता है और हृदय की भाषा प्रायः निरर्थक होती है। सार्थक भाषा तो बुद्धि की होती है। ध्यान कहीं और होता है अथवा नहीं होता है। इंद्रियां सुप्त, शरीर जड़, शब्द मशीन से निकलते हैं। शब्द इसलिए निकलते हैं कि उन्हें पहले से मनुष्य बोलता आ रहा है। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ होता है, उत्तर का उत्तर दिया जाता है और प्रश्न का प्रश्न। जैसे शब्दों की अपार वस्त्र राशि में से कोई कुछ पहन ले, कोई कुछ कमीज की जगह पायजामा और पायजामे की जगह कुर्ता। मतलब इतने सारे शब्द हमारे पास हैं तो कोई कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। शब्द जो है वो बुद्धि से निकलते हैं, लेकिन भाव जो है वो हृदय की भाषा होती है जो कि बिल्कुल निरर्थक होता है। काम के लिए पत्र तो सब लिखते हैं, दफ्तरी चिट्ठियां रोज लिखी जा रही हैं, लेकिन काम का पत्र लिखने से शायद ही किसी को तृप्ति होती है। कुछ पत्र आदमी यूं ही लिखना चाहता है अथवा लिख जाता है, जिसका ना तो कोई उद्देश्य होता है ना अभिप्राय और प्रयोजन। ऐसे निष्प्रयोजन पत्र का कोई उत्तर भी नहीं हो सकता। लेकिन देखता हूं तो ऐसे प्रश्नमीन पत्रों के उत्तर की प्रतीक्षा बड़ी बेकरारी से की जाती है और उनका उत्तर भी सबसे लंबा दिया जाता है। 8-8 हजार, 10-10 हजार शब्दों में। ऐसे ही बेकार पत्रों से आदमी उतरता है, आदमी खिलता है, आदमी खुलता है। तो कभी कभी देखिए हम जब पत्र लिखते हैं तो सिर्फ बोलने का नहीं है बल्कि काम भी। जब हम काम करते हैं तो पत्र लिखते हैं, मान लीजिए तो 2 प्रकार की चिट्ठी लिखी जाती है। काम के लिए तो हर कोई पत्र लिखता है, लेकिन बेकार का पत्र जिसका कोई उत्तर कोई देने वाला नहीं है, ऐसे ही बेकार, ऐसे ही निष्प्रयोजक पत्र में हम कितने ही चीज़ें, कितने ही शब्द जो मन से, आप कभी कभी देखे होंगे जब आदमी डायरी भी लिखता है तो बहुत सारे मन की बातें ऐसे ही आ जाती हैं। दोबारा जब उसको हम पढ़ने लगते हैं तो उसमें कई सारे कांट छांट होते हैं, लेकिन जब मन से जब शब्द निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसे निष्प्रयोजक काम से ही आदमी खुलता है, आदमी का पता चलता है, आदमी
खिलता भी उसी से है। भूमिति की सार्थक रेखाएं बहुत खींची जाती हैं। भूमिति जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अभी हमें किसी मकान को बनाना है, किसी बिल्डिंग को बनाना है, किसी कंस्ट्रक्शन को करना है तो हम सीधी रेखाएं बनाते हैं, है ना। लेकिन जब अन्य मनस्क होते हैं या अनमना होते हैं, जब मन हमारा कहीं और रहता है, किसी चिंता में हम खोए रहते हैं और हाथ में मान लीजिए कलम आपके पास है, तो क्या करते हैं, ऐसे 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 जो रेखाएं बनाते रहते हैं जो बिल्कुल सार्थक नहीं होती हैं। जो सार्थक रेखाएं होती हैं उनसे बिल्डिंग बनाया जाता है, उनसे बहुत कुछ हो सकता है, रेखा गणित के चित्र बनाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब दिमाग खाली रहता है, दिमाग में कुछ सोच विचार नहीं है, जब हम चिंता में हैं, जब हम उदास हैं और हाथ में यदि कलम हो तो हम कुछ 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 जो रेखाएं बनाते हैं, वैसी रेखाओं से मन के व्यक्ति के मन का जो भाव है उसका हमें पता चलता है। लेकिन कोई हृदयहीन ही इन रेखाओं को अर्थ रहित कहेगा। सार्थक रेखा या लिपि है जो इन भावों को इतनी अधिक तीव्रता और गहराई के साथ व्यक्त कर सकने की सामर्थ्य रखती है। किसी की बेकार खींची हुई रेखाओं से उसकी तत्कालीन मनस्थिति का पता अच्छी तरह चल सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मनस्थिति को हमें जानना है तो सार्थक रेखाओं से नहीं बल्कि निरर्थक रेखाओं से जो जैसे उसने बनाया है उसको देखकर हम लगा सकते हैं। तो इसी तरह पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखकर किसी विद्यार्थी का वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता। मान लीजिए कोई परीक्षा दिया है विद्यार्थी, मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ता है और परीक्षा भी अच्छा दिया है, तो उसको सोचकर उसको देखकर हम विद्यार्थी का जो वास्तविक रूप है उसको हम पहचान नहीं सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि विद्यार्थी रट्टा मार कर भी किसी चीज़ को लिखा हो, उसे वह रखता है क्योंकि उसे रखना पड़ता है। पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी बहुत संभाल कर रखते हैं क्योंकि उनको रखना पड़ता है। इससे से अधिक यही पता चल सकता है कि उसका ध्यान पाठ्य पुस्तकों के संग्रह की ओर कितना है, परंतु उसका भीतरी रूप तो उन पुस्तकों के संग्रह से मालूम होता है कि जिन्हें पाठ्यक्रम की दृष्टि से बेकार कहा जाएगा। नियमों की सीमा से चलते हुए आदमी नहीं पहचाना जाता, नियमों को तोड़ने अथवा उनकी सीमा समाप्त होने पर पहचाना जाता है। यदि हम नियम से चलते रहेंगे तो किसी व्यक्ति को जानना पहचानना मुश्किल हो जाता है। जो आदमी नियम तोड़ता है उसी से उसके व्यक्ति की पहचान हम कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में सभी विद्यार्थी आदमी के रूप में बहुत कुछ एक से लगते हैं, परंतु उन ढांचों से बाहर निकलते ही अलग हो जाते हैं। आप यूनिफॉर्म पहनकर जो भी छात्र बैठे होते हैं उनको देखने से देखिए, हर कोई एक नवी कक्षा का छात्र लगता है, लेकिन जैसे ही वो कक्षा से बाहर निकलते हैं हर विद्यार्थी अलग अलग रूप में अलग अलग भाव सहित प्रस्तुत होता है, दिखाई देता है। कौन कहता है कि बेकार की पुस्तकें बेकार हैं? वही तो आदमी के सच्चे रूप की पुस्तकें हैं। यही हालत है बेकार खर्च की। अगर कोई विद्यार्थी कॉलेज की फीस जमा कराता है या पाठ्य पुस्तक खरीद लेता है अथवा कोई अध्यापक जीवन बीमा की किस्त जमा कराता है तो उस खर्च से उसका कुछ पता नहीं चलता। मेस के बंधे मासिक खर्च से किसी की जीभ का रहस्य नहीं खुलता। रहस्य खुलता है फुटकर जलपानों से। आदमी अपने फुटकर निष्प्रयोजन योजनाहीन आकस्मिक व्यय से पहचाना जाता है। मान लीजिए 4 लोगों के बीच आप चले गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे जब चाय पिलाते हैं तो चाय पीते हैं, अपने जेब से कभी पैसा नहीं निकालेंगे, तो उस आदमी की पहचान वहाँ हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो 4 नहीं 6 नहीं जितने भी लोग होते हैं उन सबको खुद बढ़ चढ़ कर चाय पिलाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। इससे इस व्यक्ति का पता चलता है। तो हर बात में व्यक्ति जब सूझबूझ के साथ काम करता है तो व्यक्ति का असलियत पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति निष्प्रयोजक काम करता है तो उस व्यक्ति का हमें पता चल जाता है। बंधी चीज़ों के लिए तो सभी खर्च करते हैं। अक्सर बड़े बूढ़े कभी कभी लड़कों के खाने खेलने की चीज़ें खरीद बैठते हैं और युवक कौतूहलवश अपनी प्रकृति के विरुद्ध वस्तुएं ले बैठते हैं। इनका पता यही खर्च का हिसाब बताता है। बहुत से लोग जो हैं टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, पर उससे उनकी नियमितता के सिवा कुछ नहीं मालूम होता। खुलते हैं वे उस समय जब अपने टाइम टेबल का बंधन तोड़ते हैं। विद्यार्थियों का स्वभाव पढ़ाई के बंधे घंटों में लगभग एक सा होता है, परंतु इसके बाद वे समय को जिस बेकारी और बेहिसाबी से बिताते हैं वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। देखिए, पढ़ते हुए तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा जब बच्चों को हम परखते हैं
तो एक बच्चा दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। अक्सर हम अपने कुछ बेकार कागज फाड़कर या तो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या खिड़की के बाहर या कमरे से ही। अगर कोई उन रद्दी कागजों को बटोर कर जांच करें तो वह आपके स्वभाव के विषय में बहुत कुछ सही अनुमान कर सकता है और आपका रहस्य भी खोल सकता है। किसी समाज का पता, तो इसी जब व्यक्ति का पता चल गया है तो किसी समाज का भी हम इसी तरह से पता लगा सकते हैं। तो समाज का पता उसके धनाढ्य व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देखकर उतना नहीं चलता जितना उसके बेकार आदमियों को देखकर। तो एक देश को जो है आप एक अच्छा देश, एक डेवलप्ड कंट्री हम कैसे बोलते हैं? जितने अधिक लोगों को नौकरी मिली है, जितने अधिक बेरोजगार मतलब नहीं है, ऐसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि सबका जीवन स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, एक अच्छा जीवन शैली सबको मिला है। इसको देखकर हम उस किसी देश के समाज का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसका विपरीत है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो फिर उस देश की पहचान उसी के हिसाब से होती है, ना कि कुछ धनाढ्य लोग या कुछ ऐसे लोग जिनके पास धन दौलत है उनको देखकर कभी किसी देश का मतलब पता नहीं लगाया जा सकता। देश का जो हाल है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। आज देश में लाखों किसान मजदूर बेकार पड़े हैं, कितने ही शरणार्थी आश्रयहीन दशा में घूम रहे हैं। बेकारी की दशा में लेखकों की कलमें शिथिल हो रही हैं, खून की स्याहियां सूख रही हैं, सांसों के तार तार हो रहे हैं, हिंदुस्तान इनमें छिपा है। तो यदि भारत को हम पहचानने की कोशिश करें तो भारत की पहचान इसी प्रकार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे किसान मजदूर, गरीब जो भूखे पड़े हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जो ऐसे शरणार्थी हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, ऐसे बेकार में लोग घूमते फिरते हैं। इन अंधेरी घाटियों में जहाँ दिन नहीं आते, केवल रातें रहती हैं, उन अट्टालिकाओं और धवल सौध शिखरों में नहीं जो भली भांति सोने की चमक में प्रकाशित हैं। इस समाज का चित्रण भी वही कलम करेगी जो किसी रुपए की गुलाम नहीं बल्कि बेकार पड़ी है, उन बेकारों के हुजूम की तरह जिनके साथ चलती है, उनसे बोलती है, उनकी सुनती है। मगर मेरे दोस्त, तू भी कहो शायद कि क्या यह गप हाँक रहा है? गप ही सही, गप पर भी क्या कोई व्यवस्थित बात कही जा सकती है? तो इतना कुछ पढ़ने के बाद मेरे दोस्त, लेखक हम सभी पाठकों से कहते हैं कि मेरे दोस्त, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये आदमी कहाँ का गप, मतलब ऐसे ही बेकार की बातें ये आदमी कहाँ करने लग गया है, क्या लिखने लग गया है। लेकिन जब मुझे गप के बारे में बताना है, गप के जो महत्व है उसके बारे में जब मुझे बताना है, तो इसी तरह गप की बातें ही तो मुझे करना पड़ेगा। आज मेरी भी इच्छा थी कि तुमसे कुछ गपशप करूं, संभव है इससे मेरा कुछ अपनापन खुल जाए। मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों रखूं और क्यों रखूं तुम्हें भ्रम में, मगर तुम्हारी भी असलियत का पता तभी चलेगा जब ऐसे बेकार निबंध को पढ़ोगे। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक व्यक्ति के स्वभाव को, मानव के मन की परिस्थिति को जानने के लिए कहते हैं कि उसके जो सार्थक काम है उससे व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। सार्थक काम से व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, निरर्थक काम से ही व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है, व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। तो ये जो है सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हमारे काम से भी व्यक्ति कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, व्यक्ति क्या सोचता है, उसका स्वभाव कैसा है, ये हमारे काम से भी पता चलता है। जिस प्रकार का खर्च हम करते हैं उससे भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।